वेलकम बैक स्टूडेंट्स। तो आज हम जो है हमारा टॉपिक है पेनक्रियाज। ठीक है, तो पेनक्रियाज आप जानते हैं ये एक लीप शेप्ड ऑर्गन होता है। तो ये इसको हम कंपोजिट ग्लैंड कहते हैं। ठीक है, तो जैसे ये एक लीप शेप्ड एक डिफ्यूज्ड ऑर्गन होता है जो है जिसको हम कहते हैं इट्स कंपोजिट ग्लैंड। कंपोजिट ग्लैंड का मतलब क्या होता है? ये पेनक्रियाज जो होता है ये सिचुएटेड होता है हमारे सिचुएटेड इन एब्डोमिनल कैविटी। है हमारी एब्डोमिनल कैविटी में प्रेजेंट होता है, बिलो स्टमक के नीचे प्रेजेंट होता है एब्डोमिनल कैविटी में। ठीक है, तो ये पेनक्रियाज जो है इसमें इसका वेट जो होता है लगभग 60 ग्राम का होता है, दोनों मेल में एज वेल एज विमेन में। ठीक है, तो पेनक्रियाज जो है जैसे मैंने ये कहा ये कंपोजिट ग्लैंड है जिसको हम हेटेरोक्राइन ग्लैंड कहते हैं, मिक्स्ड ग्लैंड कहते हैं। इसके दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है एक्सोक्राइन एंड एक होता है एंडोक्राइन पार्ट। ठीक है, इसका एक्सोक्राइन पार्ट जो होता है वो आपको मैं पढ़ा चुका हूँ डाइजेस्टिव सिस्टम में। इंसान के एक्सोक्राइन पार्ट जो होता है वहाँ से पेनक्रियाटिक जूस निकलता है जो पेनक्रियाटिक लोब्यूल्स का बना होता है। तो पेनक्रियाटिक जूस डाइजेशन करने में हेल्प करता है। जो इसका एंडोक्राइन पार्ट होता है वो एंडोक्राइन पार्ट जो होता है वो बना होता है स्पेशलाइज्ड सेल्स का। वो सेल्स जो होती है वो प्रेजेंट बिटवीन दीज पेनक्रियाटिक लोब्यूल्स। जो इसका ये एक्सोक्राइन वाला पार्ट होता है, पेनक्रियाटिक लोब्यूल्स होते हैं, उन पेनक्रियाटिक लोब्यूल्स के बीच में प्रेजेंट होती है ये स्पेशलाइज्ड सेल्स जिनको हम क्या कहते हैं? उनको कहते हैं आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। क्या कहते हैं? आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। ये आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस जो होती है हमारे पेनक्रियाज में लगभग 1 से 2 मिलियन आइलेट्स प्रेजेंट होती है। ठीक है, 1 से 2 मिलियन आइलेट्स जो है हमारे पेनक्रियाज में, ह्यूमन पेनक्रियाज में प्रेजेंट होती है। ठीक है, जो इसका लगभग 1 से 2% बनाते हैं पेनक्रियाटिक टिश्यू का। ठीक है, तो दो मेन टाइप्स ऑफ सेल्स ये आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस जो होती है, जो मैंने कहा ये जो क्या कहते हैं इसको, ये जो इसका एंडोक्राइन पार्ट होता है आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। इन आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस में जो है जो दो मेन टाइप की सेल्स प्रेजेंट होती है। 2 मेन टाइप्स ऑफ सेल्स जो है इन आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस की होती है। ठीक है, इनमें 2 मेन टाइप्स ऑफ सेल्स प्रेजेंट होती है। एक होता है नंबर 1 जिनको कहते हैं अल्फा सेल्स। ठीक है, अल्फा सेल्स कहते हैं। और नंबर 20 में होती है बीटा सेल्स। ठीक है, बीटा सेल्स। तो अल्फा सेल्स और बीटा सेल्स इसकी जो है 2 मेन टाइप की इसमें सेल्स प्रेजेंट होती है। ठीक है, अल्फा सेल्स जो होती है उनसे निकलता है हार्मोन। अल्फा सेल्स जो होती है ये निकालते हैं हार्मोन दैट्स कॉल्ड ग्लूकागन है, एंड बीटा सेल्स से निकलता है हार्मोन दैट्स कॉल्ड इंसुलिन। दोनों हार्मोन जो होते हैं ये पेप्टाइड हार्मोन्स होते हैं। क्या होते हैं? पेप्टाइड हार्मोन्स होते हैं। एंड ये ग्लूकोज होम्योस्टैसिस जो होता है ये हमारी बॉडी में उसको मेंटेन करते हैं। अंडरस्टैंड? दे मेंटेन द लेवल ऑफ ग्लूकोज इन आवर बॉडी फ्लूइड्स, यानी इन ब्लड। हाँ, ब्लड के अंदर ग्लूकोज की लेवल को जो है ये मेंटेन करते हैं। हाँ, ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करते हैं इन मेंटेनिंग द नॉर्मल ब्लड ग्लूकोज लेवल्स। अंडरस्टैंड? बोथ ऑफ दीज हार्मोन्स, जैसे मैंने कहा ग्लूकोज होम्योस्टैसिस को मेंटेन करते हैं, तो नॉर्मल ब्लड ग्लूकोज लेवल्स, जो ब्लड के अंदर ग्लूकोज लेवल होनी चाहिए वो नॉर्मल मेंटेन करते हैं ये दोनों हार्मोन्स। यानी ये एंटागोनिस्टिक काम करते हैं, अपोजिट काम करते हैं। क्या काम करते हैं वो मैं अभी आपको बताऊंगा, बट मेन मुद्दा इनका होता है हमारे ब्लड के अंदर जो ग्लूकोज है उसकी लेवल को जो है, कंसंट्रेशन को जो है वो मेंटेन रखना। अंडरस्टैंड? तो ये
जैसे मैंने कहा अल्फा सेल से निकलता है ग्लूकागॉन। ग्लूकागॉन जो होता है इसका काम क्या होता है, इसको हम कहते हैं इट्स आल्सो कॉल्ड डायबिटोजेनिक हार्मोन है। तो ये क्या काम करता है, ये ग्लूकागॉन जो होता है, ग्लूकागॉन जो होता है जब ब्लड ग्लूकोज लेवल कम हो जाती है, ग्लूकागॉन जो है वो रिलीज होता है और यूजुअली ये एक्ट करता है ऑन लिवर सेल्स है, हेपेटोसाइट्स, लिवर सेल्स पे एक्शन करता है। ये क्या काम करता है, ये ग्लाइकोजन को लिवर के अंदर एक्स्ट्रा ग्लूकोज जो होता है वो स्टोर होता है इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन, ये ग्लाइकोजन को ब्रेक करता है और ब्रेक करके है जो है इससे ग्लूकोज निकलता है। दैट मीन्स इट प्रमोट्स ग्लाइकोजिनोलिसिस है, इससे ग्लाइकोजिनोलिसिस होती है, ग्लाइकोजन जो है ब्रेक डाउन होकर ग्लूकोज रिलीज हो जाता है और ये ग्लूकोज चला जाता है ब्लड में। ठीक है, इस तरह ब्लड में लेवल ऑफ ग्लूकोज जो है वो बढ़ जाती है, इंक्रीज हो जाती है, ताकि जो है नॉर्मल हमारी बॉडी में जो है इसकी सप्लाई मेंटेन रहे, ग्लूकोज की सप्लाई मेंटेन रहे। ठीक है, तो ये हार्मोन जो होता है ये ग्लूकोनियोजेनेसिस भी करता है। अंडरस्टैंड, दिस हार्मोन इज आल्सो रिस्पांसिबल फॉर दिस ग्लूकागॉन हार्मोन इज आल्सो रिस्पांसिबल फॉर ग्लूकोनियोजेनेसिस। कहा ना मैंने, ये आपको पहले ही मैंने कहा हुआ है। ग्लूकोनियोजेनेसिस का मतलब होता है ग्लूकोज बनना। कहां से बनना, नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्सेस से, जैसे प्रोटीन से, फैट से ग्लूकोज का बनना, तो उसको भी प्रमोट करता है। दैट मीन्स ये हाइपरग्लाइसेमिक हार्मोन है जो ग्लूकोज के अंदर ब्लड की कंसेंट्रेशन को बढ़ा देता है। ठीक है, इसके अलावा जो हमारा हार्मोन होता है इंसुलिन, इंसुलिन भी एक पेप्टाइड हार्मोन होता है। ये हार्मोन क्या काम करता है, ये हार्मोन जो है ये जब ब्लड के अंदर ग्लूकोज की कंसेंट्रेशन जो है वो बढ़ जाती है तो ये एक्स्ट्रा ग्लूकोज जो होता है ब्लड का, ये उसको क्या करता है, ये उसको रिमूव करता है एंड स्टोर करता है उसको इन यूजुअली हेपेटोसाइट्स। हेपेटोसाइट्स जानते हो आप, लिवर की सेल्स, एंड एडिपोसाइट्स। एडिपोसाइट्स जानते हो आप, ये फैटी सेल्स होती है। ये क्या करता है, ये एक्ट करता है, ये इंसुलिन जो है ये एक्ट करता है इन सेल्स पे, जो सेल्स मैंने अभी आपको बताए, ये लिवर की सेल्स और एडिपोज टिश्यू की सेल्स, इन पे एक्शन करता है और इन सेल्स की ग्लूकोज अपटेक जो है कैपेसिटी को वो जो है वो बढ़ा देता है, इंक्रीज करता है। कौन, इंसुलिन। इस तरह ये यहाँ पर जो है, यहाँ पर ग्लूकोज जो होता है यहाँ पर ये कन्वर्ट हो जाता है ग्लाइकोजन में। क्या हो जाता है, ग्लाइकोजन में। तो एक्स्ट्रा ग्लूकोज को ये कन्वर्ट करता है ग्लाइकोजन में जो स्टोर रहता है लिवर सेल्स में और एडिपोज टिश्यू के सेल्स में। तो ग्लूकोज एक्स्ट्रा इज कन्वर्टेड इनटू ग्लाइकोजन, द प्रोसेस कॉल्ड ग्लाइकोजेनेसिस कहेंगे ना इसको। तो इस तरह इंसुलिन जो होता है ये एनहेंस करता है सेल्यूलर ग्लूकोज अपटेक एंड यूटिलाइजेशन। ठीक है, इस तरह बहुत सारा ग्लूकोज जो है वो ब्लड से निकलकर हेपेटोसाइट्स और एडिपोसाइट्स में जो है चला जाता है और ब्लड में जो है ग्लूकोज की लेवल वो कम हो जाती है, जिसको हम हाइपोग्लाइसीमिया कहते हैं। ठीक है, बट हाइपोग्लाइसीमिया ये नहीं करता है, ये असल में जो है ब्लड के अंदर एक्स्ट्रा ग्लूकोज को जो है वो निकालता है और उसको स्टोर करता है। अंडरस्टैंड। तो अब यहाँ पर याद रखना है, तो ग्लूकोज का होम्योस्टैसिस जो होता है वो जॉइंटली मेंटेन होता है इंसुलिन से और ग्लूकागॉन से। ठीक है, अगर किसी शख्स को लेवल ऑफ ग्लूकोज जो है इंसुलिन की कमी हो जाए या इंसुलिन प्रॉपर्ली काम ना करे तो उसके ग्लूकोज के अंदर लगातार जो है हाइपरग्लाइसीमिया हो जाता है, यानी ब्लड के अंदर ग्लूकोज की कंसेंट्रेशन बहुत ज़्यादा रहती है। अगर कम टाइम के लिए रहती है दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम, बट अगर प्रोलॉन्ग्ड है, लाइफ लॉन्ग है कि जब भी उसने ब्लड टेस्ट निकाला तो ब्लड के अंदर कंसंट्रेशन ऑफ ग्लूकोज ज़्यादा हुआ, तो ऐसी कंडीशन को हम कहते हैं डायबिटीज मिलेटस। ठीक है, तो डायबिटीज मिलेटस जो है ये इसको हम डायबिटीज मिलेट्स तो ये एक बीमारी है जिसको हम कॉमनली शुगर बीमारी कहते हैं। ठीक है,
तो ये जब कब होती है, जब इंसुलिन की कमी हो जाती है। तो इंसुलिन और ग्लूकागॉन दोनों हार्मोन जो होते हैं ये हमारे ब्लड के अंदर ग्लूकोज के होम्योस्टैसिस को मेंटेन करते हैं, नॉर्मल कंपोजिशन को मेंटेन रखते हैं। तो ये काम होता है हमारे इंसुलिन का और ये ग्लूकागॉन का। तो जिस इंसान को इंसुलिन की कमी हो जाएगी, दैट मीन्स उसके यूरिन के साथ ग्लूकोज पास होगा, दैट्स कॉल्ड ग्लाइकोस्यूरिया। एंड इसके अलावा उसके अंदर जो है वो हार्मफुल कंपाउंड्स जिनको हम कीटोन बॉडीज कहते हैं वो इनकी बॉडी में जमा हो जाती है। तो एक गंदी भी बहुत खतरनाक बीमारी होती है ये डायबिटीज, लेकिन जो है इंसुलिन के इंजेक्शंस लेकर इसको दूर किया जाता है, ठीक है। इसके बाद हम पढ़ेंगे टेस्टिस के बारे में। टेस्टिस, तो टेस्टिस एक को बोलते हैं, टेस्टिस हम दोनों को बोलते हैं। तो यहाँ पर एक पेयर ऑफ टेस्टिस प्रेजेंट होता है स्क्रोटल सैक में मेल इंडिविजुअल्स में। टेस्टिस जो है इनके भी ड्यूअल फंक्शंस होते हैं, अंडरस्टैंड। तो टेस्टिस जो है ये कंसिडर किए जाते हैं प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स इन मेल्स, अंडरस्टैंड। तो मेल्स के अंदर इनको प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स भी माना जाता है। आल्सो दे एक्ट एज एंडोक्राइन टिश्यूज है। तो ये एंडोक्राइन ग्लैंड्स भी एक्ट करते हैं, एंडोक्राइन टिश्यूज भी एक्ट करते हैं। इनसे स्क्रीट होते हैं हार्मोन्स भी, अंडरस्टैंड, जिनको हम कहते हैं सेक्स हार्मोन्स। कौन से सेक्स हार्मोन्स? मेल सेक्स हार्मोन्स। तो ये मेल सेक्स हार्मोन्स को भी रिलीज करते हैं टेस्टिस, अंडरस्टैंड। तो ये प्राइमरी सेक्स हार्मोन्स भी ऑर्गन्स होते हैं मेल्स में जो स्पर्म्स को प्रोड्यूस करते हैं। क्या करते हैं? स्पर्म्स प्रोड्यूस करते हैं। तो वो इनका एक्सोक्राइन फंक्शन हुआ। तो इसके अलावा इनसे सेक्स हार्मोन्स भी रिलीज होते हैं, ठीक है। देखो टेस्टिस के अंदर प्रेजेंट होते हैं सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स। क्या होते हैं? सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। इन सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स के बीच में बिटवीन जो है कनेक्टिव टिश्यू होता है। क्या होता है? कनेक्टिव टिश्यू होता है। उस कनेक्टिव टिश्यू में स्पेशलाइज्ड सेल्स होती है। उन स्पेशलाइज्ड सेल्स को कहते हैं इंटरस्टिशियल सेल्स। क्या कहते हैं? इंटरस्टिशियल सेल्स आर लेडिग सेल्स। तो ये इंटरस्टिशियल सेल्स या लेडिग सेल्स जो होती है ये सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स के बीच में कनेक्टिव टिश्यू के अंदर प्रेजेंट होती है, ठीक है। तो ये इंटरस्टिशियल सेल्स जो होती है, जैसे यहाँ पर एक सेमिनिफरस ट्यूब्यूल है, अगर हम ट्रांसवर्स सेक्शन करते हैं तो वहाँ पर जो यहाँ पर जो क्या कहते हैं कनेक्टिव टिश्यू होता है, यहाँ पर स्पेशल जो है सेल्स होती है जिनको हम कहते हैं लेडिग सेल्स। क्या कहते हैं? लेडिग सेल्स। दीज आर आल्सो कॉल्ड इंटरस्टिशियल सेल्स। तो ये इंटरस्टिशियल सेल्स या लेडिग सेल्स जो होती है इनका काम क्या होता है? प्यूबर्टी के बाद जब एक लड़का प्यूबर्टी की एज को पहुंचता है तो ये स्क्रीट करते हैं मेल सेक्स हार्मोन्स। क्या करते हैं? मेल सेक्स हार्मोन्स, यानी इनसे निकलते हैं एंड्रोजेंस। स्पेशली इनसे निकलता है एंड्रोजन जिसको कहते हैं टेस्टोस्टेरोन। क्या कहते हैं? टेस्टोस्टेरोन। ये टेस्टोस्टेरोन जो होता है इसका काम क्या होता है? ये प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स का डेवलपमेंट करता है। क्या करता है? डेवलपमेंट ऑफ प्राइमरी एंड एक्सेसरी सेक्स ऑर्गन्स। एक्सेसरी सेक्स ऑर्गन जो होते हैं जो आपने पढ़ा है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, सेमाइनल वेसिकल्स, प्रोस्टेट ग्लैंड या जो डक्ट्स होते हैं, उन डक्ट्स को ये क्या करता है? उन डक्ट्स को ये जो है मैचुरेशन कराता है, उनकी फंक्शंस को कंट्रोल करता है। डेवलपमेंट ऑफ प्राइमरी एंड एक्सेसरी सेक्स ऑर्गन्स एंड मैचुरेशन एंड फंक्शनिंग ऑफ मैचुरेशन एंड फंक्शनिंग, उनकी मैचुरेशन उनकी फंक्शनिंग को कंट्रोल करता है, ठीक है। और ये काम करता है, ये डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स भी क्रिएट करता है। सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स, जो एक लड़का होता है प्यूबर्टी के बाद उसमें कुछ ऐसे कैरेक्टर्स डेवलप होते हैं जिनको हम सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स कहते हैं। जैसे जो है मस्कुलर ग्रोथ ज़्यादा होना, फेशियल और एक्सेलरी हेयर होना, एग्रेसिवनेस ज़्यादा आ जाना, लो पिच वॉइस बन जाना, जिनको आप कहते हो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स हैं। और यहाँ पर क्या होता है? ये एंड्रोजेंस जो होते हैं ये स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस को जो है वो स्टिमुलेट करते हैं।
जैसे मैंने कहा टेस्टोस्टेरोन जो होता है वो स्टिमुलेट करता है, एक्टिवेट करता है किसको, स्पर्मेटोजेनेसिस को। स्पर्मेटोजेनेसिस का मतलब क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म्स, स्पर्म्स बनना शुरू हो जाता है एक लड़के में आफ्टर द रिलीज ऑफ दीज हार्मोन्स, जब ये हार्मोन्स रिलीज होते हैं एंड्रोजेंस, ठीक है। इसके अलावा ये मेल सेक्स हार्मोन जो होते हैं ये क्या काम करते हैं, ये एक्ट करते हैं इस लड़के के सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे और इसका मेल सेक्सुअल बिहेवियर जो होता है उस पर इन्फ्लुएंस करते हैं, हाँ उसको इन्फ्लुएंस करते हैं, जिसको कहते हैं लिबिडो, है सेक्स लिबिडो, सेक्सुअल अर्ज, उस पे जो है वो इन्फ्लुएंस करते हैं। तो ये प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म का जो है वो भी कंट्रोल करते हैं इस लड़के के अंदर, है ठीक है। तो इस तरह ये काम होता है टेस्टिस का और उनसे निकलने वाले हार्मोन्स का, जिनको कहते हैं मेल सेक्स हार्मोन्स, एंड्रोजेंस, ठीक। इसके अलावा हम पढ़ेंगे ओवरीज, ठीक है। ओवरीज जो होती है, ओवरी, तो ओवरी एक को कहते हैं, ओवरीज भी दो होते हैं जो फीमेल्स के अंदर होते हैं। तो ओवरी को हम कहते हैं इट्स अ प्राइमरी सेक्स ऑर्गन इन ह्यूमन फीमेल्स। यहाँ पर मैं फीमेल्स लिख रहा हूँ, मतलब ह्यूमन फीमेल्स, ठीक है। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन ये होता है उनमें, इसका काम होता है ओवा प्रोड्यूस करना आफ्टर प्यूबरिटी, हाँ। लेकिन ये ओवरी जो है ये भी यहाँ पर एक जो है जिसको हम कहते हैं, ये भी लड़कियों के अंदर जो है कंपाउंड ग्लैंड होता है, जो है एक जिसको हम कहते हैं, ये भी जिसको हम कहते हैं हेटेरोक्राइन ग्लैंड, हम हेटेरोक्राइन ऑर्गन जो है वो कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है। ये एब्डोमेन के अंदर लोकेटेड होती है। तो यहाँ पर जो है ओवा प्रोड्यूस करते हैं प्यूबरिटी के बाद, और इसका जो है ये ओवरी जो होती है एक तो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है, दैट मींस ये ओवा को प्रोड्यूस करते हैं इस फीमेल के अंदर प्यूबरिटी के बाद, और यहाँ पर जो है यहाँ पर सेक्स हार्मोन्स भी इस ओवरी से जो है सेक्स हार्मोन्स भी रिलीज होते हैं, फीमेल सेक्स हार्मोन्स, यानी टू सेक्स ऑफ फीमेल सेक्स हार्मोन्स, एस्ट्रोजेंस एंड प्रोजेस्टेरोन, और यहाँ से प्रोजेस्टेरोन जो है वो भी निकलता है, ठीक है। तो ये एस्ट्रोजेंस जो होते हैं जिनको हम यूजुअली कहते हैं फीमेल सेक्स हार्मोन्स, ये प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स जो होते हैं लड़कियों में, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स का डेवलपमेंट जो है वो कराते हैं, उनकी मैच्योरेशन, उनकी फंक्शनिंग जो है वो कंट्रोल हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, तो यहाँ पर जो है ये प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स की डेवलपमेंट कराता है एंड डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स। जैसे मैंने लड़के में कहा उसी तरह सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स जो है वो लड़कियों के अंदर भी होते हैं, जैसे डिपोजिशन ऑफ फैट होना, या हम कह सकते हैं मेमोरी ग्लैंड्स जो है डेवलप होना, अपीयरेंस ऑफ फीमेल सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर्स, हाई पिच वॉइस, मेमोरी ग्लैंड डेवलपमेंट, और इस तरह फीमेल सेक्सुअल बिहेवियर जो होता है वो भी कंट्रोल होता है बाय मींस ऑफ दीज एस्ट्रोजेंस, हैं। फीमेल का सेक्सुअल बिहेवियर, वो फीमेल का सेक्सुअल बिहेवियर भी कंट्रोल करते हैं कौन, एस्ट्रोजेंस। तो मैंने कहा ओवरीज जो है ये फीमेल्स के अंदर दो होती है, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स होते हैं जिनसे ओवा, जिनको हम एग्स कहते हैं, वो रिलीज होते हैं प्यूबरिटी के बाद। तो ये जो ये होते हैं ये ओवरी रिलीज करती है, इसके अंदर प्रेजेंट होती है फॉलिकल सेल्स। वो फॉलिकल सेल्स जो होती है वो एक तो एग को प्रोड्यूस करते हैं, दूसरा वो फीमेल सेक्स हार्मोन्स रिलीज करते हैं, एस्ट्रोजेंस एंड प्रोजेस्टेरोन यूजुअली यहाँ से निकलता है। एस्ट्रोजेंस जो मैंने कहा ये प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स को डेवलपमेंट और सेकेंडरी सेक्सुअल ऑर्गन्स के डेवलपमेंट में जो है वो मदद करता है लड़कियों में प्यूबरिटी के बाद, और फीमेल सेक्सुअल बिहेवियर को मेंटेन करते हैं एस्ट्रोजेंस। और ये प्रोजेस्टेरोन जो होता है, ये एस्ट्रोजन जो है ये जैसे सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स को डेवलप कराते हैं लड़कियों के अंदर। तो प्रोजेस्टेरोन जो है वो इसका काम होता है ये मेमोरी ग्लैंड डेवलपमेंट भी कराता है, क्या कराता है,
मेमोरी ग्लैंड डेवलपमेंट। इसके अलावा ये प्रोजेस्टेरोन जो होता है ये एंडोमेट्रियम जो होता है ना, एंडोमेट्रियम ऑफ यूट्रस, ये उस पे जो है वो एक्शन करता है एंडोमेट्रियम ऑफ यूट्रस को। और एंडोमेट्रियम ऑफ यूट्रस को जो है ये प्रिपेयर करता है इम्प्लांटेशन के लिए। किसके लिए? इम्प्लांटेशन के लिए। जो बच्चा होता है जब वो बनता है फिर वो यूट्रस के अंदर इम्प्लांट होता है, तो प्रोजेस्टेरोन यूट्रस को प्रिपेयर करता है प्रॉपर इम्प्लांटेशन के लिए। अंडरस्टैंड? तो इसलिए प्रोजेस्टेरोन को जो है इसको हम प्रेगनेंसी हार्मोन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रेगनेंसी हार्मोन। प्रोजेस्टेरोन यहाँ पर रिलीज होता है ओवरी के अंदर से, एक स्ट्रक्चर होता है जिसको कहते हैं कार्पस ल्यूटियम। जब एग रिलीज होता है ओवरी से तो वहां पर एक स्ट्रक्चर बनता है जिसको कहते हैं कार्पस ल्यूटियम। वो कार्पस ल्यूटियम से जो है वो प्रोजेस्टेरोन रिलीज होता है और ये सपोर्ट करता है प्रेगनेंसी को। ठीक है? और यहाँ पर ये मेमोरी ग्लैंड्स के ऊपर भी एक्शन करता है और वहाँ पर मिल्क प्रोड्यूसिंग जो ग्लैंड्स होते हैं जिनको हम एल्वियोलाई कहते हैं उनको भी जो है वो स्टिमुलेट करता है ताकि उनसे मिल्क सिक्रीशन हो जाए। ठीक है? तो ये काम होता है एस्ट्रोजन्स का और प्रोजेस्टेरोन का। इसके अलावा इसी ओवरी से एक हार्मोन रिलीज होता है जिसको हम कहते हैं रिलैक्सिन। क्या कहते हैं? रिलैक्सिन कहते हैं। रिलैक्सिन जो होता है ये ऐसे एक हार्मोन होता है जो एट द टाइम ऑफ जो है एट द एंड ऑफ प्रेगनेंसी रिलीज होता है लड़कियों के अंदर, है फीमेल्स के अंदर। तो जब प्रेगनेंसी एंड को होती है, डिलीवरी बच्चे की डिलीवरी होने को होती है, तो ये निकलता है ताकि जो है बच्चा इजीली बर्थ उसकी हो जाए, जन्म उसका नॉर्मल बर्थ उसकी जो जन्म है वो अच्छे से हो जाए। ठीक है? तो ये रिलैक्स जो होता है ये लिगामेंट्स जो होते हैं पेल्विक गर्डल के, पेल्विक गर्डल्स जो होती है ना, ये पेल्विक गर्डल्स, यहाँ पर ये लिगामेंट जो होते हैं उनको जो है उनकी रिलैक्सेशन कराता है। रिलैक्सेशन होने से क्या हो जाता है, जो बच्चा है वो नॉर्मल डिलीवर हो जाता है अच्छे से। ठीक है? तो ये रिलैक्सिंग का काम होता है। तो ये हुए जो है डिफरेंट एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो इंसान के अंदर जो है वो प्रेजेंट होते हैं। और इस तरह यहाँ पर क्या होता है, तो ये इंसान के अंदर जितने भी ग्लैंड्स पाए जाते हैं वो आपको मैंने पढ़ा है। अब यहाँ पर आपको पढ़ना है रोल ऑफ अदर ऑर्गन्स। कुछ और भी ऑर्गन्स होते हैं जो कुछ हार्मोन सिक्रीट करते हैं और जिनसे जो है हमारी बॉडी के अंदर जो है कुछ कोऑर्डिनेशन का एक पार्ट जो है वो हो जाता है। ठीक है? तो जैसे आप जानते हैं जो हमारा दिल होता है, द आर्टरियल वॉल ऑफ आवर हार्ट सेक्रेट्स वेरी इंपॉर्टेंट पेप्टाइड हार्मोन जिसको कहते हैं एट्रियल नाइट्रोयूरेटिक फैक्टर। दिल का जो एट्रियल वॉल होता है, यानी आर्टरीज जो होती है दिल की, आर्टरियल वॉल जो होता है वो सिक्रीट करता है एक पेप्टाइड हार्मोन हम कह सकते हैं, इससे निकलता है जिसको कहते हैं ANF, जिसको आप कहते हो एट्रियल नाइट्रोयूरेटिक फैक्टर। ठीक है? एट्रियल नाइट्रोयूरेटिक फैक्टर, इसका काम क्या होता है, ये क्या काम करता है, ये डिक्रीज करता है ब्लड प्रेशर को। जब ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाता है तो ANF निकल जाता है जो डायलेशन ऑफ ब्लड वेसल्स कराता है, इससे ब्लड प्रेशर जो है वो डिक्रीज हो जाता है। तो एट्रियल नाइट्रोयूरेटिक फैक्टर जो होता है ये डिक्रीज करता है ब्लड प्रेशर को। ठीक है? ब्लड प्रेशर को डिक्रीज करता है। जब भी ब्लड का प्रेशर इंक्रीज होता है तो ये क्या काम करता है, ये डायलेशन कराता है, डायलेशन ऑफ ब्लड वेसल्स। जब ब्लड वेसल्स डायलेट हो जाएंगे तो अल्टीमेटली जो ब्लड का प्रेशर है वो कम हो जाएगा। ये होता है हार्ट का काम और एट्रियल नाइट्रोयूरेटिक फैक्टर जो इससे निकलने वाला हार्मोन होता है। इस तरह किडनी जो होती है जैसे मैंने कहा था उनके अंदर जेक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर सेल्स होती है, पढ़ाया था ना मैंने आपको, जो नेफ्रॉन्स की मॉडिफिकेशन होती है। तो जेक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर सेल्स जो किडनी के अंदर होती है उनसे भी एक पेप्टाइड हार्मोन निकलता है। क्या निकलता है? यहाँ से भी एक पेप्टाइड हार्मोन निकलता है। उस पेप्टाइड हार्मोन को हम कहते हैं, दैट्स व्हाट वी कॉल्ड एज एरिथ्रोपोएटिन। एरिथ्रोपोएटिन इसको कहते हैं। क्या कहते हैं? दैट्स व्हाट वी कॉल्ड एज एरिथ्रोपोएटिन।
इरिथ्रोपोइटिन, ठीक है। तो ये जो इरिथ्रोपोइटिन होता है ये स्टिमुलेट करता है इरिथ्रोपोइसिस, दैट मींस फॉर्मेशन ऑफ रेड ब्लड सेल्स है। इरिथ्रोपोइटिन स्टिमुलेट्स फॉर्मेशन ऑफ रेड ब्लड सेल्स। अब ये कब होता है? ये किडनीज की ये जुक्स्टाग्लोमेरुलर सेल्स जब हमारी बॉडी में ऑक्सीजन डेफिशिएंसी हो जाती है, ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, तो ऑक्सीजन कमी की वजह से जुक्स्टाग्लोमेरुलर सेल्स एक्टिवेट होकर एरिथ्रोपोइटिन को रिलीज करते हैं। एरिथ्रोपोइटिन जाता है ब्लड के जरिए और वहां से ये बोन मैरो तक पहुंचता है। बोन मैरो में पहुंच के ये फॉर्मेशन ऑफ रेड ब्लड सेल्स को इंक्रीज करता है, यानी जिसको आप एरिथ्रोपोइसिस कहते हो, दैट्स फॉर्मेशन ऑफ रेड ब्लड सेल्स। वो बढ़ जाती है, रेड ब्लड सेल फॉर्मेशन इंक्रीज हो जाती है, इससे ऑक्सीजन की कमी हमें दूर हो जाती है, ठीक है। इसके अलावा हमारे गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में बहुत सी एंडोक्राइन सेल्स होती है, ठीक है। इसके अलावा हमारा गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट जो होता है GIT, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, यानी एलिमेंट्री कैनल जिसको कहते हैं, इसको मेडिकल टर्मिनोलॉजी में GIT कहते हैं। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट जो होता है इसमें कई जगहों पर जो है एंडोक्राइन सेल्स प्रेजेंट होती है। क्या प्रेजेंट होती है? एंडोक्राइन सेल्स, जिनसे बहुत सारे हार्मोन्स रिलीज होते हैं। टिपिकली यहाँ पर 4 हार्मोन्स जो है वो रिलीज होते हैं, ठीक है। तो टिपिकली यहाँ पर 4 हार्मोन्स रिलीज होते हैं इन एंडोक्राइन सेल्स से, ठीक है। तो ये पेप्टाइड हार्मोन्स होते हैं, जैसे गैस्ट्रिन, सेक्रेटिन, एक हार्मोन निकलता है गैस्ट्रिन, दूसरा हार्मोन निकलता है जिसको कहते हैं सेक्रेटिन, तीसरा निकलता है जिसको कहते हैं कॉल सिस्टोकाइनिन, ठीक है, इसको कहते हैं कॉल सिस्टोकाइनिन। एक और होता है जिसको कहते हैं गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड, क्या कहते हैं? गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड, ठीक है। तो GIP जिसको कहते हैं, तो ये हार्मोन्स निकलते हैं। गैस्ट्रिन जो है गैस्ट्रिक ग्लैंड्स के ऊपर एक्शन करता है और स्टिमुलेट करता है सिक्रीशन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड पेप्सिनोजन, ठीक है। तो गैस्ट्रिन का काम क्या होता है? ये गैस्ट्रिक ग्लैंड्स पे काम करता है। गैस्ट्रिक ग्लैंड्स आपने पढ़ा है और उनको स्टिमुलेट करता है टू रिलीज गैस्ट्रिक जूस, स्पेशली गैस्ट्रिक जूस के रिलीज अंदर करना HCl एंड प्रोपेप्सिन, ठीक है। प्रोपेप्सिन जो पेप्सिन एंजाइम होता है वो रिलीज करने के लिए, ठीक है। सेक्रेटिन जो होता है वो एक्सोक्राइन पेनक्रियाज पे एक्ट करता है, उसको स्टिमुलेट करता है वाटर एंड बाइकार्बोनेट आयंस को रिलीज करने के लिए। सेक्रेटिन जो होता है वो एक्सोक्राइन पेनक्रियाज, जैसे आपने अभी पढ़ा पेनक्रियाज के 2 टिश्यूज होते हैं, एक्सोक्राइन एंडोक्राइन, वो एक्सोक्राइन पार्ट पे एक्ट करता है और उसको स्टिमुलेट करता है वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट्स रिलीज करने के लिए, वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट्स इन पेनक्रियाटिक जूस। पेनक्रियाटिक जूस निकलता है, उसमें वाटर और इलेक्ट्रोलाइट्स भी होते हैं और वो सेक्रेटिन से ही वहां पर रिलीज हो जाते हैं। कॉलसिस्टोकाइनिन जो है वो एक्शन करता है गॉल ब्लैडर पे। कॉलसिस्टोकाइनिन जो होता है ये पेनक्रियाज पे भी और गॉल ब्लैडर पे भी एक्शन करता है और स्टिमुलेट करता है पेनक्रियाटिक एंजाइम्स की सिक्रीशन को और बाइल की सिक्रीशन को, ठीक है। तो ये कॉलसिस्टोकाइनिन जो होता है ये एक्ट करता है पेनक्रियाज पे भी, उसके एक्सोक्राइन पार्ट पे एंड गॉल ब्लैडर पे भी। और यहां पर ये क्या करता है? ये स्टिमुलेट करता है सिक्रीशन ऑफ एंजाइम्स जो होते हैं ना, एंजाइम्स इन पेनक्रियाटिक जूस है। पेनक्रियाटिक जूस में डिफरेंट एंजाइम्स होते हैं, वो उसमें निकल जाए, वो इसी के सिग्नल से निकलते हैं, ठीक है। तो पेनक्रियाटिक एंजाइम्स इन पेनक्रियाटिक जूस एंड बाइल जूस, ठीक है, एंड सिक्रीशन ऑफ बाइल जूस। तो बाइल को भी स्क्रीट कराता है, कहां से? बाय मींस ऑफ गॉल
ब्लेडर है। गॉल ब्लेडर के अंदर वो स्टोर होता है, तो गॉल ब्लेडर के अंदर स्टोर होकर उसके बाद गॉल ब्लेडर को एक्टिवेट करता है कॉलसिस्टोकाइनिन, ये इसकी कंट्रैक्शन कराता है। तो कंट्रैक्शन से क्या होता है, ये गॉल ब्लेडर कंट्रैक्ट होकर बाइल को बाहर निकालता है। जीआईपी जो होता है, जिसको गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड कहते हैं, ये गैस्ट्रिक सिक्रीशन और मोटिलिटी को इनहिबिट करता है। क्या करता है, इट इनहिबिट्स, इसको इनहिबिटरी कहते हैं। तो इसका मेन काम होता है इनहिबिट करना गैस्ट्रिक एक्टिविटी, जो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स या स्टोमक की एक्टिविटी है उसको वो इनहिबिट करता है। एंड मोटिलिटी, यहाँ पर जो मूवमेंट्स होते हैं उनको खत्म करता है, स्टॉप करता है, इनहिबिट करता है। ठीक है, तो ये होता है रोल ऑफ कुछ अदर ऑर्गन्स इन दिस कोऑर्डिनेशन या इन सिक्रीशन ऑफ हार्मोन्स। ठीक है, तो जैसे यहां पर क्या होता है, अब लास्ट में आपने पढ़ना है मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन एक्शन। तो हार्मोन जो होते हैं ये असल में काम कैसे करते हैं, ठीक है, दैट्स व्हाट वी कॉल्ड एज, जिसको आप कहते हो मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन एक्शन। एक छोटा सा टॉपिक है मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन एक्शन। एक हार्मोन जो है वो एक्शन कैसे करता है। देखो, एक हार्मोन जो होता है, हार्मोन्स तो बहुत सारे निकलते हैं हमारी बॉडी के अंदर, बहुत सारे हार्मोन्स निकलते हैं, और एक हार्मोन जो होता है ये हमेशा काम करता है जो है अपने टारगेट ऑर्गन पे। ठीक है, हमेशा एक्ट करता है अपने टारगेट ऑर्गन पे। दैट मीन्स ये हार्मोन जो होता है ये टारगेट स्पेसिफिक होता है, ये हमेशा अपने ही टारगेट पे काम करता है, क्योंकि ब्लड के जरिए से ही जाता है और ब्लड इसको हर एक बॉडी पार्ट में पहुंचाता है। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, हार्मोन जो होता है ये अपना इफेक्ट करता है टारगेट ऑर्गन पे बाय बाइंडिंग टू स्पेसिफिक प्रोटीन्स कॉल्ड हार्मोन रिसेप्टर्स। ठीक है, तो टारगेट स्पेसिफिक होता है, यानी ये एक्शन करता है ऑन टारगेट ऑर्गन। ठीक है, टारगेट ऑर्गन पे ही सिर्फ एक्शन करता है, मगर ये कैसे करता है, ये बाय बाइंडिंग टू स्पेसिफिक रिसेप्टर्स। इसके लिए रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं ऑन टारगेट ऑर्गन सेल्स। जो टारगेट ऑर्गन सेल्स होती है ना, उनके ऊपर इस पर्टिकुलर हार्मोन के लिए जो है वो रिसेप्टर्स लोकेटेड होते हैं। तो ये हार्मोन जो होता है ये रिसेप्टर के साथ बाइंड होता है, इससे क्या होता है, इससे हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बन जाता है। ठीक है, जब भी एक हार्मोन ब्लड के जरिए से उसके टारगेट ऑर्गन तक पहुंचता है, तो टारगेट ऑर्गन के ऊपर जो है वो रिसेप्टर्स इसको जो है रिसीव करते हैं। क्या करते हैं, रिसीव करते हैं, पकड़ते हैं। उसके बाद हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बन जाता है। क्या बन जाता है, हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बन जाता है। इस तरह वो जो है वो काम वहां पर हार्मोन करता है। तो ये रिसेप्टर जो होता है ये स्पेसिफिक होता है टू वन हार्मोन ओनली एंड हेंस रिसेप्टर्स आर स्पेसिफिक। ठीक है, तो हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन जो होता है इससे बायोकेमिकल चेंजेस होती है टारगेट टिश्यू में, और टारगेट टिश्यू मेटाबॉलिज्म वहां पर जो है फिजियोलॉजिकल फंक्शन जो है वो एक्टिवेट हो जाती है। अब क्या होता है यहाँ पर, जब मैंने कहा जो हार्मोन एक काम कैसे करता है। एक हार्मोन जो होता है वो अपने टारगेट ऑर्गन पे काम करता है। टारगेट दैट मीन्स ये टारगेट स्पेसिफिक होता है, ये हमेशा अपने टारगेट ऑर्गन पे ही एक्शन करता है। हार्मोन जो होता है वो खून के जरिए से अपने टारगेट ऑर्गन तक पहुंचता है। अब खून तो हर एक बॉडी पार्ट पे पहुंचता है, लेकिन एक हार्मोन जो होता है वो अपने ही टारगेट ऑर्गन पे काम करता है। क्यों करता है, क्योंकि वो जो टारगेट ऑर्गन होता है उसकी सेल जो होती है उनके मेम्ब्रेन्स पे इसके लिए स्पेसिफिक रिसेप्टर्स होते हैं। जो टारगेट ऑर्गन होता है, हर एक टारगेट ऑर्गन जो होता है उसके ऊपर जो रिसेप्टर्स होते हैं वो हार्मोन स्पेसिफिक होते हैं, यानी अपने ही हार्मोन के लिए रिसेप्टर्स होते हैं, कोई और हार्मोन उनके साथ बाइंड नहीं हो सकता है। तो जब भी हार्मोन वहां पर पहुंचता है उस टारगेट ऑर्गन के पास, उसके रिसेप्टर जो है वो इसको रिसीव करते हैं और हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बनाता है। ये कॉम्प्लेक्स जो होता है ये इनिशिएट करता है मेटाबॉलिक प्रोसेस को या
और फिजियोलॉजिकल प्रोसेस को, ये जो है ये स्टार्ट करता है मेटाबॉलिक या फिजियोलॉजिकल प्रोसेस इन टारगेट ऑर्गन है। इस तरह एक टारगेट ऑर्गन जो है वहां पर जो है वो काम हो जाता है, ठीक है। तो इस तरह वो जो है वो काम कर लेता है। तो ये असल में क्या करता है, ये इस टारगेट ऑर्गन में जो है वो चेंज लाता है, हाँ, एंड दीज चेंजेस ब्रिंग अबाउट द फंक्शन, वो चेंज जो है वो काम करवाते हैं, ठीक है। ये होता है मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन एक्शन, ठीक है। इस तरह जो है ये चैप्टर हमारा फिनिश हो गया है। दैट्स ऑल अबाउट ह्यूमन फिजियोलॉजी, ठीक है। तो इसके बाद जो है कल हम लेंगे मॉर्फोलॉजी वाला चैप्टर, सॉरी एनाटॉमी वाला चैप्टर, जिसमें हमने डिफरेंट टिश्यूज के बारे में पढ़ना है, ठीक है। तो कल मैं आपको एपिथेलियल टिश्यूज के बारे में जो है वो पढ़ाऊंगा, ठीक। तो ये कंप्लीट हो गए। इस तरह आपके ये 7 चैप्टर्स ह्यूमन फिजियोलॉजी के, जो डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन से हमने स्टार्ट किया था, और ये आज इसका लास्ट टॉपिक था, दैट इज फ्रॉम द चैप्टर दैट्स केमिकल कोऑर्डिनेशन, ठीक है। तो इस तरह ये पूरा यूनिट खत्म होता है। तो कल हम जो है वो एक नया चैप्टर लेंगे, दैट्स अबाउट द ह्यूमन बॉडी टिश्यूज। आज के लिए इतना काफ़ी है।